वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के बारे में। तो बच्चों देखिए, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है ये LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से अलग है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब लिक्विडिटी की मात्रा मार्केट में ज्यादा हो या कम हो तो आरबीआई की जो पॉलिसी है जिससे लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया जाता है या लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज कहलाती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से अलग है ये पॉलिसी, जिसको कि हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है ये एक तरीके की न्यू स्कीम है जो आरबीआई ने अनाउंस की थी मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12 की, यानी कि जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12 में अनाउंस किया था उसके अंतर्गत पहली बार MSF को डिक्लेयर किया गया था। तो जब और ये इफेक्टिव जब से हुई है उसको उस तारीख को बोलते हैं, जिस तारीख से इफेक्टिव हुई है वो है 9 मई 2011 से ये इफेक्टिव है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी कमर्शियल बैंकें हैं वो मतलब इसके अंतर्गत जो एक तरीके से जो एक मतलब आरबीआई के जितने भी क्लाइंट्स हैं सभी को लोन नहीं मिलता इस फैसिलिटीज के अंदर, केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही लोन मिलता है। यानी कि जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो पैनल रेट पर, यानी कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो भी रेट चल रहा है उस रेट पर बोरो कर सकती हैं फ्रॉम आरबीआई। यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, वो क्या कर सकती हैं, कमर्शियल बैंक जो हैं वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में जो आरबीआई है उससे वो लोन ले सकती हैं। और ये जो लोन होता है ये ओवर एंड अबव होता है फ्रॉम LAF। लेकिन इस सब के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये कमर्शियल बैंक हैं उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ता है, प्लेज करना पड़ता है टू आरबीआई। और ये जो लोन होता है ये 4 नाइट के लिए होता है। 4 नाइट मतलब 1 डे के लिए होता है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि 24 आवर से पहले ये वापस करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो लोन होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। यानी कि मैं आपको यहां पे दोबारा से समझा देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एक तरीके का रेट है, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, ठीक है, उसी तरीके का एक रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक जो है यानी कि आरबीआई वो कमर्शियल बैंकों को लोन देती है फॉर ओवरनाइट। और इसके लिए जो कमर्शियल बैंकें हैं उन सभी बैंकों को कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेस के रूप में रखनी पड़ती है। तो आखिरकार क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार जो LAF स्कीम थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज उससे अलग क्यों है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में सभी लोगों को लोन लेने की एक लिमिट थी। यानी कई बार जो लिमिट है वो पूरी हो जाती थी लेकिन फिर भी लिक्विडिटी की समस्या बनी रहती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को शुरू किया गया। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में देखिए ऐसा नहीं है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में आप जितना मर्जी कमर्शियल बैंक लोन ले सकती हैं, बल्कि उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है, जब ये अनाउंस हुआ था तो ये जो एक वर्ड होता है NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि जो भी डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी है बैंकों की, जब स्टार्टिंग हुआ था उसका 1% था, फिर 2% हुआ, करंट में इसका 3% तक वो लोन ले सकती हैं। किससे लोन ले सकती हैं, और फ्रॉम आरबीआई। यानी कि ऐसा नहीं है, सबसे पहला आप दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, इसमें केवल 3% तक, करंट में 3% है, यानी कि जो भी आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका 3% तक आप आरबीआई से लोन ले सकते हो। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये ओवरनाइट के लिए होता है और इसका यूज तब किया जाता है जब कमर्शियल बैंक के पास कोई और सोर्स से लोन नहीं मिल रहा है। यानी कि उसने अपनी जो LAF है, LAF स्कीम के तहत जितना भी वो लोन बोरो कर सकती है आरबीआई से वो ऑलरेडी बोरो कर लिया है, अब उसके पास कोई और जरिया नहीं बचा हुआ है, तब एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसका यूज किया जाता है।
तो करंट में अगर हम बात करें तो जो रेट है बैंक रेट और एमएसएफ रेट जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर है, 4.25 है। तो अगर आप एग्जाम देने जाएं तो आप एक बार आरबीआई की वेबसाइट पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रेट है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, द मेन एम, अब एम की क्या बात है, देखिए जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंकों को लोन की जरूरत पड़ी और वो दूसरी बैंकों के पास जाती हैं वन डे लोन लेने के लिए। तो मान लीजिए बहुत सारी बैंक अगर लोन लेने के लिए चलेगी तो इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा कमी और वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अप एंड डाउन हो जाएगा। तो इस वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए, इस उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक और जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो स्मूथ बना रहे, इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए एमएसपी एमएसएफ फैसिलिटीज की घोषणा की गई बाय दी सेंट्रल बैंक। तो बच्चों यहां पे आपको ये भी समझना है कि जो अमाउंट मिल सकता है वो 1 करोड़ रुपीस और उसके मल्टीपल में मिल सकता है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि जो एमएसएफ का रेट होता है वो बैंक रेट के बराबर होता है, लेकिन रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट से भी ज्यादा होता है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट कम होता है, रेपो रेट उससे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा होता है एमएसएफ का रेट, यानी कि एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट है और ओवरनाइट के लिए दिया जाता है। तो इसका जो चार्ज है वो हमेशा बैंक रेट के बराबर ही माना जाता है। तो बच्चों मैं यहां पे ये भी बता देता हूं कि जो आपका दो स्कीम है एलएएफ और एमएसएफ, ये दोनों अलग अलग हैं। एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी असिस्टेंट फैसिलिटीज और एमएसएफ का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। तो अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं ताकि आपको दोनों ही कंसेप्ट के बारे में जानकारी हो जाए। तो बच्चों जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज और एमएसएफ का ऑब्जेक्टिव होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। दोनों का ही पर्पज जो है वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करना होता है, लेकिन एलएएफ जो होता है, एलएएफ एक तरीके का मतलब आप कह सकते हो कि जनरल मेजर्स है और एमएसएफ वो मेजर्स है जिसमें आपके पास जब कमर्शियल बैंकों के पास कोई भी उपाय नहीं बचता तब वो उसका यूज कर सकती हैं। यानी कि जो इसके अलावा बच्चों जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट होता है एलएएफ का वो 5 करोड़ होता है, यानी कि 5 करोड़ और उसके मल्टीपल में, जबकि मिनिमम एसएफ की का जो अमाउंट होता है वो 1 करोड़ रुपीस होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एलएएफ में सभी आरबीआई के क्लाइंट हैं, चाहे वो प्राइमरी डीलर्स हों, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हों, शेड्यूल हों, ये सभी के सभी एक तरीके से क्लाइंट होते हैं एलएएफ लेने के लिए। जबकि एमएसपी में केवल कमर्शियल बैंक ही बिड लगा सकती है एमएसएफ स्कीम के तहत। इसके अलावा बच्चों बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई दैट इज द पार्ट ऑफ बैंक एसएलआर कोटा। यानी कि अगर मान लीजिए एसएलआर कोटा के अंतर्गत कमर्शियल बैंकों ने कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखी हुई है, मान लीजिए एसएलआर 20% है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो 20% के अंतर्गत उन्होंने कुछ लिक्विड एसेट्स भी रखी होंगी, कुछ बॉन्ड भी रखे होंगे, कुछ सिक्योरिटी भी रखी होंगी। तो एलएएफ में को पाने के लिए उन सिक्योरिटी को बेचा नहीं जा सकता, यानी कि आपको वो पैसा तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ चीज और बेच सकते हो। जबकि एमएसएफ में आपके पास जो लिक्विडिटी का कोटा है एसएलआर का, आप उनको भी सेल कर सकते हो और उसके बेस पर आप लोन ले सकते हो फ्रॉम आरबीआई। इसके अलावा बैंक कैन बोरो एनी अमाउंट ऑफ मनी एज लॉन्ग एज इट हैज सिक्योर टू सेल, यानी कि जितना मर्जी पैसा ले सकती है। लेकिन इसके अंतर्गत जैसा यहां पे देखिए 2% लिखा हुआ है, लेकिन अभी करंट में मैंने देखा है 3% हो चुका है। ठीक है, इस केस में जो रेपो रेट होता है वो 1% होता है, मान लीजिए 8% है, तो एमएसएफ है वो जो होगा वो हमेशा 1% एक्स्ट्रा ही होगा। लेकिन देखिए इसमें भी अभी कुछ रियायतें दी गई है। जैसे अगर हम बात करें करंट में, तो करंट में जो हमारा रेपो रेट है वो रेपो रेट जो है उसमें, और आप कहेंगे कि जो एमएसएफ है उसमें 1% का डिफरेंस नहीं रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट रेट के बारे में मैंने बनाया। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि यहाँ पे जो पॉलिसी रेट है यानी कि रेपो रेट है वो 4% लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है वो 4.25% है, यानी कि केवल 25% का डिफरेंस है। इसके अलावा जो बैंक रेट है वो केवल 4.25% है, यानी कि आपको ये बात जो हमने बताया था कि बैंक रेट और एमएसएफ का रेट हमेशा बराबर होता है, और जो बैंक रेट है या एमएसएफ का रेट है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट से भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया हुआ है कि सीआरआर 3% है और एसएलआर 18% है। तो बच्चों वीडियो को मैं एंड करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन आया था 2018 में यूजीसी नेट में, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज।
ठीक है, तो एमएसएफ के बारे में कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर ए है, इसमें लिखा हुआ कि एमएसएफ इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग एलएएफ एंड इट्स पार्ट ऑफ इट। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि एलएएफ का ये पार्ट नहीं होता, एलएएफ से अलग होता है ये। एमएसएफ इज कॉस्टलियर देन रेपो रेट, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि महंगा होता है। इसके अलावा एमएसएफ फंक्शन एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। तो बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज किया जाता है और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है। इसके अलावा डी पॉइंट है कि एमएसएफ इज लिंक टू द नेट टाइम एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। तो बच्चों ये भी हम आपको बता चुके हैं कि केवल 3% तक, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी का वर्तमान में केवल 3% तक लोन लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन बी, सी और डी सही है, यानी कि बी, सी और डी सही होने का मतलब है कि 17 का ए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बच्चों मैं आपको वीडियो खत्म करूं उससे पहले बताना चाहता हूं कि हम नेट का सिलेबस बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी का सिलेबस भी हम बच्चों के लिए करवाते हैं। इसके अलावा हम जैसे डीएसएसबी या पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी की तैयारी करा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स का हम काफी बड़ा पोर्शन जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से और रेगुलर तरीके से, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको डिफरेंट तरीके के कोर्स मिल जाएंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन कोर्स से अब सभी बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।